हम शुरू करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि चैप्टर 10 और क्लास 10th का ये चैप्टर है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन समझेंगे। इसके लिए देखिए, हमने एक प्लेन मिरर लिया है। ये प्लेन मिरर हमने बनाया है, इसका नाम हम लिख दे रहे हैं प्लेन मिरर। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये जो रे हम इंसिडेंट, यानी कि यहाँ से अगर कोई सोर्स है, लाइट का सोर्स है, और आपने इधर इसको जला दिया है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे। आप नोट करते जाएंगे साथ में, इंसिडेंट। और ये जो रे यहाँ पे सेम मीडियम में लौट गया है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ है? सेम मीडियम में लौट गया है। जिस मीडियम में आया उसी मीडियम में ये लौट गया है, इधर नहीं आया, यानी इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अगर एंगल की बात करें इस वाले का, ये हो गया आई और ये हो गया आर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां हम लिख देना चाहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां से हमें एक चीज समझाना था कि अगर यहां से जो भी हमने सोर्स है, यहां से कोई भी लाइट अगर यहां से आता है, ये यहाँ प्लेन मिरर में ऑब्जर्व नहीं होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट करता है, और जिस मीडियम में लाइट है उसी मीडियम में घूम जाता है। ये जो आई जो होता है वो नॉर्मल, अगर आप मिरर के सामने अगर कोई सोर्स रखते हैं और इस सोर्स से अगर आप लाइट को ऑन करते हैं, तो अगर ऐसे लाइट आता है तो फिर ये उसी पाथ पे लौट जाएगा। उम्मीद करते हैं आप एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल को आप समझ गए होंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो डेफिनेशन होता है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है रिफ्रैक्शन। ये तो हम देखते हैं, एक एक करके इन सभी डेफिनेशन को समझते हैं। रिफ्लेक्शन, डेफिनेशन आपके इसी यूनिट से ही मिलेगा। क्या हुआ? तो मैं लिखता हूं व्हेन ए लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस, व्हेन ए लाइट fall on a surface and get back into same medium, same medium, it is called reflection। उम्मीद करते हैं आप ये पॉइंट समझ गए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे कुछ बातें करेंगे इससे रिलेटेड, तो जो कि नेक्स्ट पॉइंट पे होगा। अगर हम यहाँ से पॉइंट मार्क कर लें तो पहला पॉइंट पे लिखेंगे इन रिफ्लेक्शन द फ्रीक्वेंसी speed and wavelength do not change but a phase change। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे।
अगर हम यहाँ से बात करें रिफ्लेक्शन के बाद, यहाँ पे एक रे की बात आया, तो रे का डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? रे क्या लिखेगा? ए नैरो बीम लाइट called रे। एक नैरो बीम लाइट को हम रे कह सकते हैं। यहां से आप जितने पॉइंट्स होते हैं समझ गए। एक चीज और, रे कुछ इस तरीके से ट्रेवल करता है, तो क्या कहेंगे? लाइट ऑलवेज ट्रेवल लाइट ऑलवेज मूव लिखते हैं इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि इफ टू रे intersect each other, they do not disturb each other। कैसे? जैसे देखिए यहां से एक लाइट हमने ले लिया और यहां से एक लाइट ले लिया, और ये लाइट जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस हमें दिखाई नहीं देता है। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, और अभी तक आप इन दोनों यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने रिफ्लेक्शन को समझा, कुछ रे के बारे में कुछ कंसेप्ट हमने समझा। अब हम समझने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो भी इंसिडेंट रे है, अब ध्यान दीजिएगा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों किसी एक ही प्लेन पे है। ठीक है, तो एक ही प्लेन पे है, तो ये पहला लॉ यहाँ पे ये हो गया। दूसरा क्या है? तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो आपस में इक्वल होता है। तो आइए हम इन दोनों पॉइंट को लिखते हैं और यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो लिखेंगे, पहले पॉइंट में लिखेंगे द इंसिडेंट रे the reflected ray and the normal at the point of incident lie in the same plane, सेकेंड पॉइंट क्या लिखा जाए? अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो सेकेंड पॉइंट आप क्या सो करेंगे? तो हम लिखते हैं द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, R से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट आई आर इक्वल। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यानी कि एंगल आई और एंगल आर को हम सेम यहाँ पे शो करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होता है। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, तो यहाँ पे आता है प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर के बारे में हमने अभी बताया नहीं, बस एक रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट में आपको दिखाया है। ठीक है,
कुछ बातें जो है जैसे कि लिख देते हैं हम लोग, जैसे वर्चुअल इमेज क्या होता है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप समझ गए, इमेज फॉर्मेशन भी है, एक एक पॉइंट करके हम लोग समझेंगे। उससे पहले अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, प्लेन मिरर क्या समझना चाहते हैं? प्लेन मिरर, इसके बारे में क्या हम इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं वो हम देने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ देखिए प्लेन मिरर क्या होता है, ये आपके घरों में जैसे कि आपके मिरर जो है दिखाई देता है, इसमें आपका चेहरा जो सामने ले जाइएगा तो लगभग सेम साइज का आपको दिखाई देगा। चलिए, तो ये बहुत मुश्किल बात नहीं है। अगर आगे बढ़े हम स्फेरिकल मिरर, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं हम, जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर होता क्या है, तो हम इस पे डिस्कशन करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। पहले आप हमारे साथ लिखिए इसका डेफिनेशन, फिर हम आपको एक एक करके बताएंगे। लिखिए, ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस surface which is of the form of a sphere in which inner or outer surface are reflecting, यानी कि इसका मीनिंग साफ है कि अगर कोई मिरर है जो किस शेप में है, स्फीयर के शेप में है इस तरीके से, और इसका इनर और आउटर सरफेस जरूरत के हिसाब से रिफ्लेक्टिंग हो, यानी कि अगर कहें कि हमने इतना सरफेस को अगर इंटरनली कलर कर दिया, इंटरनली कलर कर दिया तो यहां से लेकर और हमने कट कर लिया, एक कट यहाँ लगा दिया, यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर कोई भी रे यहाँ पे ड्रॉ कीजिएगा तो ये जरूर रिफ्लेक्ट करेगा कुछ इस तरीके से। उसी तरीके से अगर यहाँ पे इंटरनली हम अगर एक्सटर्नली कलर कर दें, और ये कट कर दें, तो यहाँ पे जो ये वाला सरफेस है वो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग होगा, यानी कि इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है, जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। अब यहाँ टू टाइप्स के मिरर होते हैं, जैसे कि हमने एक पोर्शन में आपने देखा होगा कि इंटरनली कलर कर दिया और दूसरे में एक्सटर्नली कलर कर दिया, यहीं से इसका नाम डिसाइड हो जाता है कि वास्तव में ये कौन सा मिरर है। अगर हम बात करें यहाँ से, आप देखिए, अगर यहाँ से ये वाला पोर्शन अगर हम लेते हैं, इस पोर्शन को जिसका कि एक्सटर्नल पार्ट जो है हमने कलर किया हुआ है और इंटरनल रिफ्लेक्टिंग है, इंटरनल रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, तो हम ऐसे को बोलते हैं, ऐसे मिरर को बोला जाता है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। उम्मीद करते हैं आप एक ही बार में इसे समझ गए होंगे। दूसरे टाइप में ये देखिए, हम यहां से यहां तक अगर ले लेते हैं, ये वाला सरफेस क्या है, इंटरनल कलर है, और एक्सटर्नल रिफ्लेक्टिंग। ऐसे मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन केवल हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट ही नहीं करना है, ये तो रहा समझने की बात। इसका डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे, और इसके और भी पॉइंट है कनकेव और कन्वेक्स का। पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं,
फिर इसके बारे में और भी जो पॉइंट्स हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए कॉनकेव मिरर। concave mirror, if the outer surface is silver, यानी कलर कर दें हम, and internal surface reflecting and internal reflecting then this type of mirror is called concave mirror। आप कनकेव मिरर का डेफिनेशन समझ गए होंगे, बहुत सिंपल सा है, जिसमें हमने यहाँ पर भी आपको साफ बताया था, जिसका एक्सटर्नल पोर्शन कलर हो यानी कि या तो सिल्वर हो और इंटरनल पोर्शन रिफ्लेक्टिंग होता है, हम इसको कनकेव मिरर बोलते हैं। आपको डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम, कन्वेक्स मिरर। तो सब लोग साथ में हेडिंग डालिए कॉन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, और हमारे साथ डेफिनेशन को दोहराइए। क्या होता है, यहाँ पे हमने अभी दूसरे क्वेश्चन में जो लिया जस्ट उसका उल्टा कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ द इनर सरफेस is silvered and रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, यानी कि क्या, इफ द इनर सरफेस इज सिल्वर्ड एंड आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग then this type of mirror is called convex mirror। ये दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जैसे कि पोल क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक मिरर बनाना चाहते हैं। ये हमारे पास एक मिरर है जो कि कुछ इस तरीके से है। हमने इसका कुछ पोर्शन जो है इसका हमने जो है एक्सटर्नल पोर्शन को कलर कर दिया, यानी कि सिल्वर कर दिया, ये रहा। इसके मिड पॉइंट की अगर बात करें हम, जहां पे यहाँ पे मिडिल पॉइंट है, इसी को बोला जाता है पोल। तो यहां से कई सारे डेफिनेशन निकल के आते हैं, जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे पोल का। तो पोल क्या होता है इसे समझना है, तो पोल का डेफिनेशन आप लिख भी सकते हैं कि पोल होता क्या है। इसे बोल सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ मिरर। मिड पॉइंट ऑफ मिरर, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब दूसरा पॉइंट की बात करें, पहला पॉइंट हो गया इसका, दूसरा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है तो मैं बता दूं, यहां पे इसका कहीं ना कहीं सेंटर तो होगा। हमने मान लिया इसका सेंटर यहां पे है।
अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को पास करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को पास करे, तो ऐसे रे को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो लाइन है सेंटर और ये रहा पोल, तो हम लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन, रे passing through center of curvature and pole is called principal axis. Is called principal axis. उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास कर जाए, हम उसे क्या बोल देंगे? यहाँ पे बताइए, उसको हम बोल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब कोई पूछता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का आपने नाम लिया, उसके बारे में तो आपने बताया नहीं, तो बता देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर वास्तव में क्या होता है? सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर यहाँ पे बात करें पॉइंट की, ये लिख देते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन, थर्ड पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या मीनिंग है? द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर spherical mirror is called center of curvature. सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट का, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब अगर ये सेंटर हुआ तो यहां से यहां तक तो रेडियस होगा ही, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट होगा उसका हम नाम दे रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर का यही डेफिनेशन है, था रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर। spherical mirror is called radius of curvature. Radius of spherical mirror is called radius of curvature. उम्मीद है इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास जो रूल है, यानी कि फोकस और फोकल लेंथ समझने का, तो फोकस और फोकल लेंथ किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, आइए हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो हेडिंग है हमारे पास, साथ में इसको नोट कीजिए। हेडिंग है फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकस एंड फोकल लेंथ होता क्या है? सबसे पहले तो ये समझना है, हमारे पास टू टाइप्स के मिरर हैं, एक तो कनकेव मिरर है, दूसरा कन्वेक्स मिरर है। हम चाहेंगे दोनों का डायग्राम यहाँ पे दिखाया जाए। दोनों के डायग्राम के साथ ही हम इसका डेफिनेशन को क्लियर कर पाते हैं, दोनों में किस तरीके का फोकस है ये भी हम समझा पाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं दो अलग अलग, यहाँ पे हम एक मिरर ले रहे हैं, इसको कन्वेक्स के लिए बचा के रख रहे हैं, दूसरा भी शेप यहां ले रहे हैं, इसे कॉनकेव के लिए ले रहे हैं। ठीक है, हमने इसके कुछ पोर्शन को
हमें मिटाना है, जैसे कि हमने यहां से यहां तक का पोर्शन हटा दिया और इसमें हमने यहां से यहां तक पोर्शन हटा दिया। कलर करना पड़ेगा यानी कि सिल्वर करना पड़ेगा इसमें इंटरनली पोर्शन को यानी कन्वेक्स में। ठीक है, और इसमें एक्सटर्नली हमें कलर करना पड़ेगा। दोनों में पोल होगा, ये तो क्लियर है यहाँ पे। तो यहां से एक लाइन पास करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ठीक, इसका डेफिनेशन है ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले एक रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आना चाहिए, जैसे कि हम यहाँ दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, ये रहा। यहाँ पर भी एक रे जो है पैरेलल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। दोनों को रिफ्लेक्ट करना है। आप बताइए क्या ये रिफ्लेक्ट इधर होगा? नहीं होगा, ये रिफ्लेक्ट अंदर की तरफ होगा, यानी कि ये रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से। और हमें यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो वास्तव में रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कट एंड इंटरसेप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ फोकस। और या दूसरे पॉइंट में अगर यहाँ पर भी फोकस का डेफिनेशन करें तो यहाँ पे फोकस हमें कैसे मिलेगा? हम कह रहे हैं कि यहाँ से ये रे इस तरीके से मुड़ेगा, ऐसे मुड़ गया। बट ऐसे मुड़ेगा तो हम ये कहेंगे कि ये मुड़ कैसे गया? यहां पर सेंटर के अबाउट नॉर्मल के अबाउट ही मुड़ना है। आई और आर तो होना चाहिए दोनों जगह, लेकिन यहाँ पे आई और यानी नॉर्मल, और इसका सेंटर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसका सेंटर यहाँ कहीं ना कहीं होगा। ये रहा सेंटर। इसको पीछे बढ़ाने से यानी कि ये इमेजिनरी कट हो रहा है, हमें पीछे बढ़ाने के बाद यहाँ पे कट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये रहा फोकस, कैपिटल एफ से लिखते हैं इसको, पी यानी कि पोल, और यहाँ पर भी पोल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इस दोनों में क्या फर्क है? इसमें वर्चुअल, इसमें क्या है? वर्चुअल यानी कि इमेजिनरी। इमेजिनरी या वर्चुअल जिसे बोलते हैं, वर्चुअल फोकस है यहाँ पे, और यहाँ पे रियल फोकस है। यहाँ पे हमें कटते हुए दिखाई दे रहा है और ये हमें बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये हमें पीछे बढ़ाने के बाद ही कटते हुए दिखाई दे रहा है। इस रे को हमें पीछे बढ़ाया तब जाके फोकस मिला। तो ये फोकस का डेफिनेशन हुआ। लेकिन अगर फोकल लेंथ की बात करें तो कहेंगे कि पोल से जितना डिस्टेंस होता है फोकस का वही फोकल लेंथ होता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम पोल इज कॉल्ड फोकस। अब इन दोनों को कंबाइंड करके एक डेफिनेशन लिखा जाएगा। तो आइए साथ में लिखते हैं। कहेंगे रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसा हमने काम किया वैसे ही लिखेंगे। रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन किसके द्वारा? बाय द स्फेरिकल मिरर कट एंड appears to cut on the principal axis at that point is called focus। यहां तक फोकस का डेफिनेशन क्लियर हो गया। दोनों डेफिनेशन अपीयर्स टू कट यानी कि बढ़ाने पे कटा, और यहाँ पे डायरेक्ट कटते हुए दिखाई दे रहा है। नीचे लिखेंगे एंड डिस्टेंस फ्रॉम पोल एंड डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द फोकस is called
फोकल लेंथ। तो यहां तक बेसिक डेफिनेशन के साथ इस चैप्टर को यही रोक रहे हैं। इसके आगे जस्ट सेकेंड लेक्चर में हम बात करेंगे। हमने यहाँ पे काफी कुछ सीखा है। अगर आपको समझ में आ गया तो कृपया इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए